Hello dear scholars, welcome back in my YouTube channel, The Neuron Academy. If you are new in my channel, so please subscribe and hit the bell icon. Hello dear scholar, welcome back in my YouTube channel, The Neuron Academy. Today I will discuss about H1 and okay. Today I will discuss about H1 and antagonist. If you are new in my channel, so please subscribe and hit the bell icon and comment and share and as much possible. So today let's start with H1 antagonist and as well as I will discuss about all over detail about H1 antagonist with classification, okay, and synthesis also. So start करते हैं. आज का टॉपिक हमारा क्या है? H1 antagonist and histamine. ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं हिस्टामिन से. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हिस्टामिन क्या होता है. हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल अब देख लेते हैं. हिस्टामिन क्या है हमारा? हिस्टामिन इज ए टिश्यू अमीन. क्लियर? हिस्टामिन इज ए टिश्यू अमीन. उसके बाद क्या है? प्रेजेंट विद इन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल्स. ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हमारी बॉडी की मास्ट सेल में मिलता है हिस्टामिन. क्लियर हो गया आपको? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? टिश्यू रिच. मतलब ऐसे कौन कौन से टिश्यू है जहां पे हिस्टामिन का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलता है? तो कौन कौन से हमारे पास? स्किन, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, म्यूकोसा, lungs, liver and placenta. These are organs which is rich in histamine concentration. ऐसे जो organs हैं बहुत ही ज्यादा उसमें हमारा histamine का आपको concentration मिलेगा वहां पे. क्लियर? उसके बाद हमारा अगर हम थोड़ा सा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें, थोड़ा केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो हमारा होता है B-जोलिलिथाइलामाइन. दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिस्टामाइन. क्लियर? आपको समझ में आ गया? थोड़ा सा हमने देख लिया कि हमारे बॉडी में कहां कंसंट्रेशन होता है और क्या होता है, पता लग गया. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि हमारा है सिंथेसिस. हाँ, सिंथेसिस मतलब होता है कि जो हिस्टामिन है हमारे बॉडी में बना कैसे, कहां से आया, उसकी बात करेंगे हम. तो अगर सिंथेसिस पार्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में ये नेचुरल तरीके से बनना है. गॉड गिवन प्रोसेस है, हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से बनना है. ठीक है? अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तो उसको एक्टिवेट कर सकता है, अल्ट्रेशन कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है. ठीक है? बट जो इसकी बनने की प्रोसेस है वो गॉड गिवन है, नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी में ना. तो क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? हिस्टडीन. चलो भाई, हमारे पास क्या है? हिस्टडीन. हिस्टडीन हमारा क्या है? हिस्टडीन इज ए अमीनो एसिड. क्लियर? क्या है हमारा? अमाइनो एसिड. हिस्टडीन है भाई, अमीनो एसिड. अब हिस्टडीन से कन्वर्ट हुआ हिस्टामाइन. ठीक है? हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हिस्टामिन की या फिर हिस्टामाइन. तो हिस्टामाइन कहां से आया? वो आया हमारा हिस्टडीन. हिस्टडीन. हिस्टडीन क्या है हमारी? हिस्टडीन है हमारी अमाइनो एसिड. हिस्टडीन का कन्वर्जन हुआ हिस्टामाइन में प्रेजेंस ऑफ एल हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. प्रेजेंट जो हिस्टडीन का कन्वर्जन हो रहा है हिस्टामिन में, वो कौन कर रहा है? एल हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हिस्टडीन कन्वर्ट हो रही है हिस्टामाइन में. चलो भैया, हिस्टामिन बन गया. अब देखते हैं क्या होता है. अब फिर हिस्टामाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है? पहला कौन सा हो रहा है? एन मिथाइल हिस्टामाइन या फिर हिस्टामीन. पहला हो रहा है एन मिथाइल हिस्टामिन. किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एन मिथाइल ट्रांसफरेज. क्लियर? यहां पे हमारा एंजाइम लगा हुआ है एल हिस्टडीन डी कार्बोक्सिलेज और यहां पे एंजाइम लगा हुआ है एन मिथाइल ट्रांसफरेज. हिस्टामाइन कन्वर्ट इनटू एन मिथाइल हिस्टामिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज. क्लियर? दूसरा पार्ट भैया कैसे बनना है, क्या बनना है, वो भी देख लेते हैं. दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा बनना है इमाइडाजोल एसिटिक एसिड. इमाइडाजोल या फिर इमिडाजोल एसिडिक एसिड प्रेजेंस ऑफ डाइअमीन ऑक्सीडेज. इस तरफ लगा था हमारा ट्रांसफरेज और इस तरफ लगा हुआ है डाइअमीन ऑक्सीडेज. प्रोसेस पता लग गया हमें भैया. हिस्टडीन मिल गई हमें. हिस्टडीन अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में. हिस्टडीन से बन गया हमारा हिस्टामिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज. क्लियर? हिस्टामिन मिल गया भैया. पूरा काम हो गया जो हमें चाहिए था, हिस्टामिन मिल गया. अब आगे की प्रोसेस हम देखते क्या है. चलो भाई, हिस्टामिन का पता लग गया. पहले हमने देख लिया हिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा. अब सिंथेसिस भी हो गई, हिस्टामिन में पता लग गया कैसे बनना है. अब देखते हैं हम लोकेशंस क्या है, उसके रिसेप्टर्स क्या है. चलो भाई, एक है हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट. H1 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर है, H3 रिसेप्टर है, H4 रिसेप्टर है. तो हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर हो गए? H1, H2, H3 एंड H4.
अगर हम बात करें रिसेप्टर की, तो हमारे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेप्टर है इन फार्माकोलॉजी में वो है आपके दो। कौन कौन से हैं? H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर हिस्टामिन का और जो H2 रिसेप्टर है बहुत ही वेल स्टेबलाइज्ड है। इन केस ऑफ H3 एंड H4 इस पे बहुत ज्यादा भी रिसर्च चल रही है। आने वाले टाइम पे इनके भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वेल रिपोर्टेड फॉर्म में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हमारे पास लिटरेचर सर्वे हैं, H3 और H4 एंटागोनिस्ट हैं, बल जो वेल स्टेबलाइज्ड है, वेल रिपोर्टेड है, वेल एविडेंट है, वो आपके हैं H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट। चलो भाई हमें रिसेप्टर पता लग गया। अब हम बात करेंगे इनकी लोकेशन, मतलब इनका स्थान कहां पे है शरीर में। H1 का स्थान कहां है? H1 का लोकेशन है हमारा ब्रेन, क्लियर। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब सिर, रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, दिमाग में है हमारे, रिस्पायरेटरी में है और दिल में है। H2 भैया कहां है लोकेशन H2 रिसेप्टर की? GIT मतलब पेट में, एक्सोक्राइन एंड इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम मतलब होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे हमें लिम्फ मिल रहे हैं, बीटा सेल्स मिल रही हैं, WBC मिल रही है, वहां पे लोकेशन आपको मिलेगी H2 की। अगर हम बात करें H3 रिसेप्टर की, तो H3 हमें क्या मिलेगा? मोस्टली वो मिलेगा मोस्ट एबंडेंट फॉर्म इन CNS। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगा H3 रिसेप्टर का। चलो भाई अब CNS तो बहुत बड़ा है हमारा, स्पाइनल कार्ड भी उसी में आ रहा है और ब्रेन भी आ रहा है। अब देखो कहां पे आता है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हमारे पास आएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यस, अगर H3 रिसेप्टर की बात करें ब्रेन में तो मोस्टली जो मिलता है हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा एंड स्ट्राइटम रीजन में मिलेगा। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे H4 हमें कहां मिलता है? इंटेस्टाइन एंड ब्रेन। इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आंत, जो यहां पे होती है और ब्रेन यहां पे होता है। पता लग गया? H1 की लोकेशन पता लग गई, H2 की लग गई, H3 की लग गई, H4 की लग गई। अब हम देखेंगे कि जो हिस्टामिन है वो रिलीज कैसे होता है। हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिवन है भैया, आराम से चल रही है वो, ठीक है। क्या कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो उसके लेवल को डिमिनिश या फिर अल्टर कर सकते हैं? तो हम देखेंगे इसमें ना। हमने लिखा हुआ है हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन रिलीज का मतलब है कि हिस्टामिन का रिलीज का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हिस्टामिन को एलिवेट कर रहे हैं, रिलीज को बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे अब कि कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो हमारे हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई, देखते हैं थोड़ा बहुत कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से है ना। तो हमने लिखा हुआ है पे टिश्यू डैमेज। हाँ, अगर आपके बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो वहां पे हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाता है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है हमारा? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। यस, द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड एज वेल एज रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन हिस्टामिन प्ले क्रूशियल रोल। समझ में आ गया? जब एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होगा तो हिस्टामिन का क्रूशियल रोल होता है वहां पे ना, इसलिए यहां पे लिखा गया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में होता है। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या क्या है भाई, कौन कौन से हमारे पॉलीमर्स हैं। कुछ पॉलीमर्स हैं जो हिस्टामिन के रिलीज को एलिवेट कर देते हैं। डेक्स्ट्रोन है, विनाइल पैरोलिडोन है, आल्सो नोन एज PVP, पॉलीविनाइल पैरोलिडिन, आल्सो नोन एज PVP, ठीक है। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हमारे हिस्टामिन को रिलीज को बढ़ा देते हैं। क्लियर? ड्रग्स हमारी कौन कौन सी भाई? कुछ ड्रग्स भी हमारे पास, टुबरकुलारिन है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, पॉलीमैक्सिन बी एंड वैंकोमाइसिन। ये प्रॉब्लम करती है अगर ये आप लगातार ड्रग का कंजप्शन कर रहे हो तो मे बी इंक्रीज द लेवल ऑफ हिस्टामिन इन योर बॉडी, ठीक है। अगर हिस्टामिन का एक्सेसिव रिलीज बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। सरफेस एक्टिंग एजेंट हमारे पास कौन से हैं? हमारा एक है ट्विन एट्टी एक ऐसा सरफेस एक्टिंग एजेंट है जो हिस्टामिन के लेवल को एलिवेट कर देता है। क्लियर? गॉट इट? नाउ मूव टू क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। हम देखो इस वीडियो में हमने अभी बताया था आपको लोकेशन H1, H2, H3 एंड H4, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल H1 एंटागोनिस्ट, H1 एंटीहिस्टामिन्स की ड्रग के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है हमने लिखा हुआ है वो है आपका H1 एंटागोनिस्ट। कौन कौन सा है भाई? चलो भाई देख लेते हैं एक बार।
बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, हमने देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, अगर हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है हाईली सिडेटिव। भाई सिडेटिव का मतलब होता है नींद लाना, स्लीप। ऐसी ड्रग्स जो बहुत ज्यादा स्लीप इंड्यूस कर रही है, सिडेशन कॉज कर रही है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया भैया इन्होंने। दूसरी कैटेगरी क्या है? मॉडरेट, मतलब थोड़ी सी कम नींद तो लाएंगी, थोड़ी सी कम लाएंगी वो, इनको बोला है मॉडरेट। अब यहां पे बोल दिया है माइल्ड सिडेटिव। मॉडरेट से कम नींद तो आएगी भैया तीनों में भी, चाहे वो हाईली हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे माइल्ड हो, नींद तीनों क्लास की कैटेगरी में आएगी। बट जो नींद का फ्रीक्वेंसी होगी, हाईली सिडेटिव में ज्यादा नींद आएगी, मॉडरेट में उससे कम आएगी, माइल्ड में मॉडरेट एंड हाईली सिडेशन से कम एक्शन आएगा इन केस ऑफ स्लीपिंग। क्लियर? एक क्लासिफिकेशन और बच रहा है, वो आपका है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हम बात करें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, अभी तक मार्केट में मेडिसिन चल रही है वो सबसे ज्यादा दी जा रही है आपको सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड जनरेशन कैसे काम कर रही है ना, कैसे ये आगे निकल रही है। आगे निकलने का मतलब है कि अगर बात करें हाईली सिडेटिव, मॉडरेट एंड माइल्ड थोड़ा सा कम यूज हो रही है, बहुत माइल्ड यूज हो रही है ना, कंपेयर देन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। क्लियर? आगे समझ में? अभी हम आपको बताएंगे टॉक्सिसिटी के बारे में, तो डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड जनरेशन है एंटीहिस्टामिन्स वो कैसे रिप्लेस कर रही है सिडेटिव को, हाईली सिडेटिव, माइल्ड एंड मॉडरेट को। क्लियर? अब बात करेंगे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। यस, एंटीहिस्टामिन्स की बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्शन है आपका एंटी एलर्जिक एक्शन। यस, एंटीहिस्टामिन ड्रग का सबसे अच्छा जो एक्शन है वो आता है एंटी एलर्जिक। भाई एलर्जी हो गई, अर्टिकेरिया हो गया, आपको स्नीजिंग हो रही है, किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है ना, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस हुए और आपको एलर्जी हो गई, तो एलर्जी को सप्रेस करने में एंटीहिस्टामिन्स का बहुत अच्छा रोल है ना। सेकंड हम बात करें इसकी सीएनएस पे क्या इफेक्ट है भैया फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, तो ये सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। देखो हम थोड़ा बात कर रहे हैं जो हमारी एंटी एलर्जिक एक्शन है वो आपका सबका होगा, वो चाहे हाईली सिडेटिव हो, चाहे मॉडरेट सिडेटिव हो, चाहे माइल्ड सिडेटिव हो, चाहे वो आपकी सेकेंड जनरेशन हो। अगर हम बात करें सीएनएस एक्टिंग, तो सीएनएस एक्टिंग में आपकी सेकेंड जनरेशन मेडिसिन को छोड़ के सेकेंड जनरेशन की जो मेडिसिन है उसमें सीएनएस पे थोड़ा सा कम इफेक्ट है। लाइक सिडेटिव, जो सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन है, ड्रग्स है, उसमें सेडेशन थोड़ा सा कम कॉज होता है, लीस्ट होता है। प्रिवेंट मोशन सिकनेस, यस मोशन सिकनेस प्रिवेंट करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी, मोशन सिकनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी। क्लियर? अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक, मतलब एलए। लोकल एनेस्थेटिक मतलब होता है कि हमने एक जगह पे लगा लिया और वो स्थान वहां पे शून्य हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन। क्लियर? रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, दिस इज एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थेटिक हमारी कौन सी आती है? फिनरामाइन है और प्रोमेथाजीन। अगर एससी रूट में ले रहे हो, मतलब सबकुटेनियस रूट में ले रहे हो, तो क्या करेगी आपका लोकल एनेस्थेटिक की तरह वर्क कर सकती है। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बीपी, तो बीपी ड्रॉप होता है अगर हम एंटीहिस्टामिन्स को आईवी ले रहे हैं तो। क्लियर? इफ we administered IV form of antihistamines then cause drop of BP blood pressure। चलो भाई फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात हो गई, अब हम देखते हैं भैया उपयोग क्या है ना। यूजेस मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो होता है इसका मतलब उपयोग। तो क्या उपयोग है? सबसे अच्छा उपयोग मैंने बताया आपको एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर मतलब राइनाइटिस हो गई, आपको स्नीजिंग हो गया ना, कोल्ड हो गया किसी एलर्जी की वजह से, तो जितनी भी आपको स्किन एलर्जी हो गई, रेडनेस आ गया हल्का सा ना, स्पॉट बनने लगे, तो जितनी भी आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है एंटीहिस्टामिन्स। H1 एंटागोनिस्ट। कॉमन कोल्ड, वेरी गुड, कॉमन कोल्ड में बहुत अच्छा काम करती है हमारी, लाइक सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन अक्सर हम खाते ही रहते हैं, H1 एंटागोनिस्ट में आती है वो। मोशन सिकनेस में आती है, ठीक है। मोशन सिकनेस की बात करें तो स्पेशली हमारी आती है प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन एक्ट अगेंस्ट मोशन सिकनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी। क्लियर? हाँ, वर्टिगो की बात करें, वर्टिगो चक्कर वगैरह थोड़ा आता रहता है ना, तो वर्टिगो की अगर बात करें तो वर्टिगो में प्रेफर करते हैं हम सिनर्जीन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो ना, हाईली सिनेटिव में आपकी डाइफेनेड्रामाइन है,
डायमिन हाइड्रोनेट है ना, प्रोमेथाजीन है, हाइड्रोक्सीजीन है। अगर माइल्ड की बात करें तो हमारा है क्लोरफेनामाइन, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी ना, क्लोरफेनामाइन है, डेक्सक्लोरफेनामाइन है। फिर मॉडरेट सेडेटिव में हमारा फेनामाइन हो गया ना, सिप्रोहेप्टाडीन हो गया, मेक्लोजीन हो गया, सिनर्जीन हो गया। क्लियर? तो ऐसे आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और पूरा वहां पे आपको क्लासिफिकेशन पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, हमारे पास कौन कौन सी है? फेक्सोफेनाडीन है, सिट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, लोटाडीन है ना, उसके बाद रोपाटिडीन है। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो क्लासिफिकेशन में जो भी लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखो भाई, मोशन सिकनेस हो गया भैया। मोशन सिकनेस कैसे खत्म हो रहा है? मोशन सिकनेस आपको दिक्कत हो रही है तो आपको लेना पड़ेगा प्रोमेथाजीन H1 एंटागोनिस्ट। चलो भाई, अब हमारा मोशन सिकनेस सही हो गया, अब होने लगा हमारा वर्टिगो। भाई चक्कर आने लगे, चक्कर आने में क्या लेना है? तो चक्कर आने में लेना है आपको सिनर्जिन H1 एंटागोनिस्ट। ये भी है जो हम बात कर रहे हैं H1 एंटागोनिस्ट की। तो मोशन सिकनेस में प्रोमेथाजीन हो गई आपकी, वर्टिगो में हो गई सिनर्जिन। ठीक है भैया, अब हम प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह यूज भी कर सकते हैं। हाँ, H1 एंटागोनिस्ट को प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया के केस में एनेस्थीसिया के पहले क्या होता है? बॉडी के सिक्रेशंस को रोकना होता है। तो प्रोमेथाजीन अगर हम दे देंगे पहले, तो उसके बॉडी के सिक्रेशंस कम होंगे, जो हमारी ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। ठीक है, ड्राइनेस हो जाता है इसके, प्रोमेथाजीन से ड्राइनेस कॉज करती है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। क्लियर? चलो भाई, अब हमें हो गया कफ। ठीक है, कफिंग होने लगी भैया, तो कफिंग में भी आप सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन ले सकते हो। पार्किंसन डिजीज में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें आपके ब्रेन में दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। आपको अगर कफ दिया जाएगा ना, मान लो मार्कर दिया है, तो आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे। दिस इज पार्किंसन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पार्किंसन में कौन सी देते हैं? हम देते हैं प्रोमेथाजीन। क्लियर? तो आपको ड्रग भी स्पेसिफाइड याद करनी पड़ेंगी कि हमें मोशन सिकनेस में क्या देना है? प्रोमेथाजीन है। वर्टिगो में क्या देना है? सिनर्जिन देना है। प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन है हमारी प्रोमेथाजीन, और पार्किंसन मतलब पीडी में भी हम प्रोमेथाजीन देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टॉक्सिसिटी, चलो भैया हमें सब पता लग गया, सब कुछ ठीक है। अब हम जो दवा ले रहे हैं, क्या वो टॉक्सिक हो सकती है? हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है? अगर हो सकती है तो हमारे लिए कहां कहां पे नुकसान कर सकती है, तो हम देखेंगे इसमें ना। चलो भाई, अब आपने H1 एंटागोनिस्ट ले लिया भैया, बीमारी सही कर ली, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी बॉडी में दिक्कत होने लगे, कोई प्रॉब्लम होने लगी, तो वही देखेंगे हम। सिडेटिव, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉक्सिसिटी है H1 एंटागोनिस्ट की। अगर आप H1 एंटागोनिस्ट लेते हो तो आपको सिडेशन हो सकता है, नींद आ सकती है, थोड़ी सी इंड्यूस हो सकती है नींद ना। दूसरा पॉइंट क्या है? डिमिनिश्ड अल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन। भाई जो स्टूडेंट है या फिर जो वर्किंग फीमेल्स हैं, एकेडमिक में काम कर रहे हैं, कारपोरेट में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। क्या लिखा है? डिमिनिश्ड अल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन। हाँ, H1 एंटागोनिस्ट अगर आप लगातार ले रहे हो तो आपके ब्रेन में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आएगी? डिमिनिश्ड अल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन। जो चीजें आपको बताई जाएंगी आप हो सकता है ग्रैब ना कर पाओ, आपका अलर्टनेस थोड़ा सा कम रहे, कॉन्शियसनेस थोड़ा सा आप कम रहो, आपका थोड़ा मन भी, कंसंट्रेशन आपका हो सकता है चीजों में कम प्रॉपर ना लगे। उस केस में हमारी H1 एंटागोनिस्ट थोड़ा सा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है ना। दूसरी देखते हैं हम क्या है भैया? मोटर इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर मतलब हमने उठाया और ब्रेन को सिग्नल गया। क्लियर? हमने उठाया और ब्रेन को सिग्नल गया, मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाँ H1 एंटागोनिस्ट से। दूसरा क्या है हमारा? फटीग। फटीग मतलब थोड़ी सी थकावट। भाई थकावट तो हर ड्रग के केस में हो सकता है ना, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है फटीग के केस में। फटीग तो हर ड्रग कर सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है उसका ना। और क्या है हमारा? ऑपरेट मोटर व्हीकल एंड मशीनरी। अभी आपको बताया ना मैंने, अलर्टनेस कम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आप H1 एंटागोनिस्ट ले रहे हो तो थोड़ा, अगर आप किसी मशीन को ऑपरेट करते हो या फिर लॉन्ग टर्म मतलब आप व्हीकल को चला रहे हो ना, करिए। आप 2 लोग चलिए, अगर H1 एंटागोनिस्ट ले रहे हो तो थोड़ा आप प्रयास कम करिए कि मुझे बाइक कम चलानी पड़े, या फिर आप ड्राइवर हो तो आपको थोड़ा सा कम चलाना पड़े, कोई दूसरा है और वो आपका कोऑर्डिनेट कर दे। टू अवॉइड ऑपरेट मोटर व्हीकल और मशीनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। अवॉइड चिल्ड्रेन, यस, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी H1 एंटागोनिस्ट थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? अगर वो लगातार लेते रहेंगे, तभी मैंने बताया आपको,
डिमिनिश अल्ट्रेशन एंड कंसंट्रेशन, आपके ब्रेन में अलर्टनेस कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो क्या उस केस में क्या होगा, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि उन्हें जो चीज बताई जाए वो क्लियर समझ में ना आए, थोड़ा देर तक समझ में आए, तो मे बी डिमिनिश दी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन एनी चिल्ड्रेन। क्लियर, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। ड्राइनेस ऑफ माउथ, वेरी गुड। ड्राइनेस ऑफ माउथ का मतलब है कि आपके मुंह में सूखापन आएगा, आपकी बॉडी में सिक्रेशंस का थोड़ा सा डिमिनिश हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे जो टॉक्सिसिटी अभी देखी थी हमने, वो देखी थी हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है उन्होंने कैसे रिप्लेस कर दिया जो कॉन्वेंशनल एंटीहिस्टामिन है। भैया हाईली, मॉडरेट एंड माइल्ड, ये क्या है, कॉन्वेंशनल एंटीहिस्टामिन्स है, बहुत दिनों तक यूज होती आ रही है, बट अभी आ गए सुपर पावर, सेकंड जनरेशन हमारी आ गई सुपर पावर, इनको रिप्लेस कर दिया। इनसे कहा नहीं भैया अब आपका कोई नहीं काम है, अब जाइए, अब हम देख लेंगे जो भी है ना। इनका देखेंगे कैसे रिप्लेस किया इन्होंने, कौन कौन से फैक्टर है। क्लियर, हम जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है उसमें स्पेसिफिकेशंस, मतलब उनका एक खुद का एक इंटेलिजेंस क्या है ना। हमारी कॉन्वेंशनल जो हमारी एंटीहिस्टामिन्स थी लाइक मॉडरेट सेडेटिव ना, माइल्ड सेडेटिव एंड हाईली सेडेटिव, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सीएनएस को डिप्रेस कर रही थी, मोटर इम्बैलेंस कर रही थी ना, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा था, बॉडी की ड्राइनेस सिस्टम, थोड़ा सा जो फ्लूइड है वो ड्राइनेस हो रहा था उनमें। अब जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स उसमें क्या इफेक्ट है देखो ना, किस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया। जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स थी ना, वो क्या करती है, एब्सेंस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन। आ गया समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने देखा कि जो हमारी कॉन्वेंशनल एंटीहिस्टामिन्स थी वो हमारी क्या कर रही थी, सीएनएस को डिप्रेस कर रही थी जिससे प्रॉब्लम आ रही थी, बट इन केस ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ऐसा नहीं करती हैं ना। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ठीक है भाई, इनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी नहीं है, नन या फिर लीस्ट आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपका हो रहा था ड्राइनेस हो रहा था ना। अगर जिस जगह का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होगा उसमें ड्राइनेस करेगी बॉडी में, आपको गैस्ट्रिक ड्राइनेस कर सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम H1 जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है उनके केस में नहीं आता है, ठीक है। नो साइकोमोटर इंपेयरमेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए है ना कि जो H1 एंटागोनिस्ट है उसमें मोटर, अभी जो आपने पहले देखा मोटर इंपेयरमेंट हो रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नो स्लीप इंड्यूस, और इससे आपको बहुत ज्यादा नींद भी नहीं आएगी ना। तो आप अगर एकेडमिक पर्सन हो या फिर कोई कारपोरेट सेक्टर हो, आप रिसर्च एरिया में हो या फिर आप ड्राइवर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो हमारी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है वो आप कंजप्शन कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।